क्लास नाइन्थ, ये जो आपका चैप्टर है बच्चा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें एक टॉपिक है बच्चा माइट्रोकॉन्ड्रिया, है ना। सेल का एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे हम लोग बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। उस माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है और इसका फंक्शन क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और हम देखेंगे इस वीडियो में कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। भाई पावर हाउस तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम लोग पावर हाउस से, है ना। पावर हाउस से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होते हैं, बहुत सारे भाई एप्लीकेंस चल रहे हैं, पंखा चल रहा है, फ़ैन है आपके, टीवी है, बल्ब है, एसी है, ये सब चलते हैं कि नहीं चलते हैं। ये सब किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही, पावर हाउस से। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया भी लाइट लेता है, लाइट निकालता है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन लाइट जैसी ही एक एनर्जी निकालता है जो हमारी बॉडी को चलाती है। तो उस एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये बताएंगे कि इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास बच्चा आता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखते हैं कि क्या है ये फर्स्ट पॉइंट। तो बच्चे देखेंगे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, दे वर डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। तो एक साइंटिस्ट हैं भाई, अल्बर्ट वॉन कॉलिकर की बात चल रही है यहाँ पर, और 1857 की बात है। तो अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने 1857 में क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब किस में की थी, इन द वॉलेंट्री मसल ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की वॉलेंट्री मसल्स में क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने डिस्कवरी की थी। आपको पता है वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, है ना। तो बच्चे जो वॉलेंट्री मसल्स हैं इनके बारे में हम लोग जरा देखते हैं। वॉलेंट्री, देखिए दो तरह की मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, एक जिन्हें हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा से चलती हैं, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो वॉलेंट्री मसल्स हो गई। ठीक है, तो और इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा से नहीं चलती हैं, है ना। तो इंसेक्ट की जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उनमें अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने 1857 में क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, हमें इसे पता चल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर बात चल रही है 1857 में। तो बच्चा जो 1857 है इसमें 1857 आपने सुना होगा। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। 1857 की लड़ाई, उस टाइम पे सुनिए, हम लोग देश के लिए आज़ादी लड़, अपने देश को आज़ाद करा रहे थे और विदेश में अल्बर्ट वॉन कॉलिकर स्टडी कर रहे थे, वो भी वॉलेंट्री मसल्स पे। हम लोग जानते नहीं थे वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं। तो भाई ये तो हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट पे। चलिए आ जाइए सेकंड पॉइंट। देख यहाँ पे लिखा है कि टर्म, टर्म किसने दिया। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया चिल्ला रहे, ये टर्म किसने दिया भाई। तो टर्म दिया आपका कार्ल वेंडा ने। याद रखना बच्चा, कार्ल वेंडा ने। कब, 1898। The term mitochondria was coined by Carl Benda in 1898. It's covered by a double membrane. The term mitochondria was coined by Carl Benda 1898. It is covered by a double membrane. तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म जो है वो किसने दिया था, कार्ल बेंडा ने 1898। कैसे भाई डबल मेम्ब्रेन, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ माइटोकॉन्ड्रिया का, देखिए जरा यहाँ पर एक रफली डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, और ये अंदर का स्ट्रक्चर, ये अंदर। तो बच्चे इसमें क्या है, ये टू लेयर हैं, एक तो ये लेयर है ना, एक बाहर की और एक अंदर की। तो ये जो बाहर की जो लेयर है इसे हम लोग बोलते हैं आउटर, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। और जो अंदर की उसे हम लोग बोलते हैं इनर, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन हो गई।
तो हमें कितनी मेम्ब्रेन देखने को मिल गई? 2 मेम्ब्रेन। एक तो हमारे पास कौन सी हो गई? आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए बोलते हैं इसको डबल मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय द डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कवर्ड था वो किससे था? डबल मेम्ब्रेन। और टर्म किसने दिया? कार्ल बेंडा ने। कब दिया? 1898 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चा थर्ड पॉइंट की। तो देखिए भाई थर्ड पॉइंट क्या है? तो आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। पोरस का मतलब होता है बेटा छिद्रयुक्त। ठीक है, पोरस का मतलब होता है छिद्र, मतलब इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। अगर हम बात करें इसके आउटर मेम्ब्रेन की, तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन में इस तरह से छोटे छोटे से क्या रखे रहेंगे? पोर्स, ऐसे छोटे छोटे से छेद होंगे, है ना। इसकी सरफेस पर छोटे छोटे से ऐसे पोर्स पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन की। तो आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस एंड द इनर मेम्ब्रेन इज अ डीपली फोल्डेड। बच्चे ध्यान देना जरा, आउटर मेम्ब्रेन क्या हो गई? वेरी पोरस हो गई, है ना। आउटर मेम्ब्रेन वेरी पोरस है, और इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं डीपली फोल्डेड। भाई मैंने अभी हाल आपको बताया कि इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है तो इसमें ऊपर ऊपर इस तरह से अगर हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स दिखाई दे रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन में, और इनर मेम्ब्रेन इस तरह से है, फोल्ड है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो वेरी फोल्डेड है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिख रहा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। जो क्रिस्टी जो है वो आपका क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसी को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। तो लिखा हुआ है, जरा सेकंड पॉइंट हम लोग दोबारा से देखते हैं। थर्ड पॉइंट, तो आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। दीज फोल्ड क्रिएट अ लार्ज सरफेस। अब इन फोल्ड्स का काम क्या है? क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी, मतलब एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, है ना। यही क्या करेंगे? एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे, एटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करेंगे। कौन करेगा? ये जो इनर मेम्ब्रेन में जो डीपली फोल्डेड है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। अच्छा, अब आगे वाला पॉइंट देख लीजिए बच्चा, क्या है? क्रिस्टी, है ना। क्रिस्टी वैसे मैंने आपको समझा दिया कि जो इनर मेम्ब्रेन का जो पार्ट होता है, इनर मेम्ब्रेन की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो क्रिस्टी आर द फोल्ड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, देयरफॉर इंक्रीजिंग द स्पेस अवेलेबल फॉर द केमिकल रिएक्शन। जब ये क्रिस्टी है, इस तरह से ये इनर मेम्ब्रेन है, इसमें इस तरह से ये फोल्डेड है, इन्हीं फोल्डेड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? सबसे पहला काम तो हो गया इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन एंड इंक्रीज द स्पेस, सुनिए दूसरा, स्पेस अवेलेबल फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो जो ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी के दो काम हमें यहाँ पर देखने को मिल गए। पहला काम हो गया कि इंक्रीज द सरफेस एरिया, है ना, तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा। दूसरा काम क्या कर रहा? स्पेस प्रोवाइड करा रहा, किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए। कौन? क्रिस्टी। ठीक है, जो क्या है? इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। चलिए एक पॉइंट भी हो गया। अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट कि देखिए एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर अ सेल। हाँ, अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ गए कि भाई एटीपी क्या है। मैंने आपको बताया था पावर हाउस के बारे में कि पावर हाउस क्यों बोलते हैं इसको। तो पावर हाउस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक, जैसे हम लोगों ने क्या खाना खाया, है ना, वो खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है। हम लोग क्या खाते हैं? खाना खाते हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, C6H12, है ना, H12O6, C6H12O6, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया हमारा खाना। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, है ना, ये नहीं जाता है, ये एक्चुअली सेल के पास जाएगा, और सेल इसे किस में कन्वर्ट कर देगा? पायरूविक एसिड में। ठीक, अब ये पायरूविक एसिड जाएगा किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ये माइटोकॉन्ड्रिया नीचे दिख रहा है आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास, मतलब जो आपने खाना खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, उस ग्लूकोज से वो किस में कन्वर्ट हो गया? हमारी साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, पायरूविक एसिड में। अब ये पायरूविक एसिड, ये केमिकल कहाँ जाएगा? एटीपी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया, क्या कौन पहुंच गया? पायरूविक एसिड पहुंच गया। देखो जरा मैं आपको बताऊं यहाँ पर,
पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच गया। अब जब पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया तो बच्चा ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, मतलब इसको ब्रेक करेगा और क्या बनाएगा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी है बच्चा, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो हमने खाना खाया उस ग्लूकोज से क्या बना रहा है, एटीपी बना रहा। तो जो हमारा फूड है ना, देखिए ये जो एटीपी है अपना जो पॉइंट है, इसमें आप देखें जो हमारा फूड है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। किसने कन्वर्ट कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया ने कर दिया। अब इसी एटीपी को एनर्जी मतलब एनर्जी कहते हैं, और इसी एटीपी से क्या होगा, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इसी एटीपी से कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो एटीपी क्या हो गई, एक जैसे लाइट है, पावर हाउस से लाइट आती है तो लाइट ही हो गई किसी भी एप्लियंस के लिए या हमारी बॉडी के सेल के लिए, हमारे लिए ये लाइट ही है एटीपी, ठीक है। जितनी हमारे पास लाइट होगी उतना ही हमारा पंखा चलेगा, कूलर चलेगा। ऐसे जितनी हमारे पास एटीपी होगी हमारी सेल काम करेगी, और हम लोग तो सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। तो समझ गए ना एटीपी क्या है। तो कहते हैं कि एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल। अगर पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि बच्चा एटीपी इज द करेंसी ऑफ अ सेल, सेल का पैसा। एटीपी को क्या बोला गया, सेल का पैसा है भाई। जितना पैसा रहेगा सेल के पास उतना ही तो क्या होगा, खर्च कर पाएंगे, और जब खर्च करेंगे तो क्या होगा, काम होगा। तो करेंसी ऑफ अ सेल। तो ठीक है, द माइटोकॉन्ड्रिया आर द कॉल द पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए मिल गया भाई, ये पॉइंट मिल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, एटीपी बनता है, एनर्जी बनती है, जिस एनर्जी से क्या होता है, हमारी बॉडी चलती है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स की बॉडी चलती है। ये याद रख लीजिए, बिना एटीपी के हम लोग नहीं चल सकते हैं। तो हमारे खाने को एटीपी में कन्वर्ट करने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। अब अगला पॉइंट देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का ही डीएनए होता है और खुद का ही राइबोसोम होता है। अब राइबोसोम, इसका खुद का राइबोसोम है तो क्या करेगा, अपना खुद का प्रोटीन बनाएगा। भाई राइबोसोम का काम क्या होता है, हेल्प इन द सिंथेसिस इन प्रोटीन, ठीक है भाई। प्रोटीन का फॉर्मेशन करता कौन करता, राइबोसोम करता, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर द ऑन डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है, और राइबोसोम का जो है आपका ये प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ पॉइंट थे जो आपको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब देखिए बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम थोड़ा सा और आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखा देते हैं। डायग्राम में बच्चा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखें तो ये सबसे एक आउटर मेम्ब्रेन है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिस्टी, ठीक है, ये क्रिस्टी बोलते हैं इसको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है आपका। और ये जो अंदर आप देख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक जगह होती है, खाली जगह होती है, जिसे बच्चे हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसमें भी बहुत सारा काम होता है, जब आप 11th-12th में आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या काम होता है। उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, यहाँ पर क्रैब साइकिल को एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्रैब साइकिल क्या काम करती है, कैसे काम करती है ना। अब हम बात करते हैं बेटा, जैसे क्रिस्टी जंक्शन आपको मिल गया। अब यहाँ पर लिखा है F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल क्या है, देखिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाता हूँ F1 पार्टिकल का। बच्चा देखिए, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पर इस तरह से कुछ डंबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, डंबल करते हैं इस तरह से, डंबल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं। तो इन्हीं को हम लोग F1 पार्टिकल कहते हैं बच्चा, ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। F1 पार्टिकल क्या है, ये जो डंबल लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल, ठीक।
चलिए अब आगे बात करते हैं भाई, क्या है देखिए F1 थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, आपको समझ में आए क्या है F1। F1 पार्टिकल, तो ये F1 पार्टिकल होगा। जो क्रिस्टी वाली जो लेयर है उस पर कुछ डंबल शेप रखे रहते हैं, उन्हें हम लोग F1 पार्टिकल कहते हैं। अच्छा अब देखिए क्या है, अब एक चीज़ और, इसी आप देखें ये जो मैं एक बार आपको फिर से बना के दिखाता हूँ क्रिस्टी। ये जो क्रिस्टी आपको दिख रही है यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और यू ऊपर आउटर मेम्ब्रेन है इस तरह से, है ना, ये स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का है। आप देखिए अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, इस तरह से यहाँ पर लिक्विड भरा रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर मैट्रिक्स। ठीक, तो ये जो अंदर एक लिक्विड भरा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसी में डीएनए आरएनए सब कुछ इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, आप डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में ही आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, डीएनए दिखाई दे रहा होगा, राइबोसोम दिखाई दे रहा होगा, और अंदर के लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आप देखें, ये आपका डायग्राम है जिसमें डीएनए लिखा हुआ है, राइबोसोम लिखा हुआ है और मैट्रिक्स लिखा है। तो आपको क्या बता दिया गया भाई, ये जो स्ट्रक्चर में जो नेमिंग है पूरी आपको समझ में आ गई होगी। ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसमें आपको ये पता चल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो फंक्शन है वो क्या है, और इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो ये सब था 9th क्लास के लिए, है ना। आप लोग पढ़िए, एंजॉय करिए, ठीक है, पढ़ाई को एंजॉय कर कर बढ़िया से पढ़िए, ऐसा नहीं है कि भाई बोरिंग होना चाहिए, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो बढ़िया पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।